नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So let's start the class of the day, and we have studied up to section 32. Now I am going to deal with section 33. Please go to the slide, and this is section 33. Section 33, from heading itself you will get the question in your prelims. From the heading itself you will get the question in your prelims. लिख लीजिए, don't forget this, and please see the court after the case has been heard. After the case has been heard shall pronounce judgment, and upon such judgment a decree shall follow. तो please see the sequence, and on such judgment the decree shall follow. तो इस सीक्वेंस से लास्ट का जो पार्ट है, तो यहां से क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आता है कि व्हाट कम्स फर्स्ट, वेदर जजमेंट कम्स फर्स्ट और डिक्री कम्स फर्स्ट. We have studied in the definition of decree as well, and now again this is the section 33 which tells about that what. First of all, what is the sequence? First of all, the case must be heard. This is the first in sequence. The hearing of the case is finished, then judgment shall be pronounced, and when the judgment has been pronounced, then a decree shall follow the judgment. तो फर्स्ट आप उसमें क्या करेंगे कि जो केस है उसके आर्गुमेंट्स फिनिश हो गए, दैट कम्स टू एन एंड। उसके बाद आएगा जजमेंट, और उसके बाद में आएगी डिक्री। ये बात कहाँ कही गई है? सेक्शन 33 में कही गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। इस सेक्शन में प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। एंड सी द क्वेश्चन, सी दिस, which of the following sections CPC mandates that the court after the case has been heard shall pronounce the judgment, and on such judgment a decree shall follow. It is section 33. बताइए क्या रह गया? बहुत छोटा सा सेक्शन है। Now I am coming to section 34. This is what interest, and that is very very important. And again P4 prelims, which section deals with the interest? कौन सी धारा इंटरेस्ट को बोलते हैं? ब्याज से संबंधित है, और यहीं से पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको यहीं से मिलेगा, विच सेक्शन डील्स विद द इंटरेस्ट. नाउ कम टू द डायरेक्ट लैंग्वेज, व्हाट इट सेज, क्या कहती है ये देखिए. दिस इज सेक्शन 34. द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. इन दैट केस द कोर्ट में ऑर्डर व्हाट, कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है? कोर्ट में ऑर्डर फॉर द इंटरेस्ट. तो आपको ये देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 34. सेक्शन 34 में वो कौन कौन से इंटरेस्ट हैं? नंबर 1, 2, 3.
ये 1 2 3 यू विल सी 3 काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस सेक्शन। आपको उन्हीं को पॉइंट आउट करना है बस कि वो 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से हैं वो। तो 1 2 3 उसको याद कर लीजिए, आपका प्रीलिम से क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा है देखिए, पहला क्या है, ये पहला है फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री, कि एक उस पीरियड के लिए, ये ऐसे समझिए आप, पहला पीरियड ये समझिए आप, इस तरीके से देखिए, स्लाइड पे देखिए, स्क्रीन पर देखिए, एक पीरियड ये हुआ डेट ऑफ सूट एंड डेट ऑफ डिक्री। ये हुआ, तो इस पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री, किस पर मिलेगा ये, ऑन द प्रिंसिपल सम एडजस्ट, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन जो निर्धारित किया गया है, प्रिंसिपल सम एडजस्ट, जो मूल राशि है जो कोर्ट ने एडजस्ट की है, कोर्ट डिसाइडेड दैट दिस इज द प्रिंसिपल सम, दिस शुड बी द प्रिंसिपल सम, तो उस पर ये इंटरेस्ट लगेगा। और रेट क्या होगा, द रीजनेबल, एट द कोर्ट डीम्स रीजनेबल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यहां पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, एज रीजनेबल। ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट है, इस पीरियड के इंटरेस्ट मिला, ये किस पर लग रहा है, प्रिंसिपल मनी पर, प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ आपका पहला इंटरेस्ट, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरेस्ट हुआ ये कि फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट, यानी कि जिस डेट को सूट फाइल किया गया और जिस डेट को वो सूट डिक्री हुआ, इन दोनों की डेट के बीच में, सपोज कि यशवी मैडम ने एक सूट फाइल किया 1 जनवरी 2010 में और वो डिक्री हुआ 1/1/2021 में, तो 1 जनवरी 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2021 का जो पीरियड होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो इसके लिए 34 ने क्या प्रोविजन दिए हैं, इसको दोबारा देख लीजिए। द कोर्ट में ऑर्डर इंटरेस्ट एट सच रेट, द कोर्ट एट सच रेट एट द कोर्ट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड on the principal adjust from the date of the suit to the date of the decree। ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, in addition to any interest adjust on such principal sum for any period prior to the institution of the suit। अब ये कौन सा पीरियड आ गया, देखिए ये एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ये समझिए क्या है ये था। अब इससे पहले का टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हुआ, ये जो पीरियड, ये वाला पीरियड है, दिस पीरियड इज व्हाट, प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। बात समझ रहे हैं आप ये। तो ये हुआ दूसरा, ये सेकंड पीरियड हो गया। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल होगा, आप समझने की कोशिश करना है इसको। दिस इज द सेकंड पीरियड। 34 में वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 34। धारा 34 के अंतर्गत कोर्ट न्यायालय कौन कौन से पीरियड्स के लिए किस किस तरीके से इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकती है। तो पहली बात जो पहली लाइन में आई वो कौन सा पीरियड था, दैट वाज फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट, जिस डेट को सूट फाइल किया गया 1 जनवरी 2010 को सूट फाइल किया गया, इस डेट से लेकर के जिस डेट पर डिक्री फाइनल हुई, डिक्री हुई वो हुई 1 जनवरी 21। तो ये जो 11 साल का टाइम है इसके लिए हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसे इंटरेस्ट रेट पर होगा जो कि कोर्ट युक्ति युक्त समझे, रीजनेबल समझे जिसको, और वो किस पर दिया जाएगा, उस पर मूलधन पे दिया जाएगा जो मूलधन कोर्ट निर्धारित करेगी। क्या लिखा है शब्द, एडजस्ड,
एडजस्ड, ठीक है, एडजस्ड, एक तो ये हुआ। इसके बाद में शब्द है इन एडिशन, इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट, इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट, यानी कि उसके अतिरिक्त, कौन सा इंटरेस्ट के अतिरिक्त, जो कौन सा इंटरेस्ट, प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सूट से, सूट के इंस्टीट्यूट से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए आप, इसमें यशवी मैडम को पेमेंट लेनी थी मयंक कुमार वर्मा से, है ना, एंड दैट पेमेंट वाज ड्यू ऑन 1/1/2007, बस 2008 कर देते हैं और टेक्निकलिटी नहीं आएगी। 1/1/2008 को इनको पेमेंट लेनी थी। अब ये बार बार इनको घुमाए जा रहे हैं। लास्ट में 1 जनवरी 2010 को उन्होंने सूट फाइल कर दिया, जो कि डिक्री हुआ 11 साल बाद जाकर के। तो हमारे पास 2 पीरियड हो गए कि 1/1/2008 से लेकर के 1/1/2010 का जो पीरियड है, ये पीरियड हो गया। और सेकंड पीरियड वो हो गया जितने दौरान केस चला। तो एक इंटरेस्ट वो मिलेगा जो कि इससे पहले था, दावा दायर होने से पहले का जो पीरियड है उसके लिए। और दूसरा इंटरेस्ट हो गया आपका दौराने वाद मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टिल द फाइलिंग टिल द पासिंग ऑफ द डिग्री, ठीक है। विद फर्दर इंटरेस्ट, ये हुआ थर्ड। विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम ऑन सच प्रिंसिपल फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री टू द डेट ऑफ पेमेंट। तो अब ये देखो, इसको समझ लीजिए इस तरीके से। ये हुआ, ये जो भाई साहब मयंक भाई साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मैडम देखो, मयंक कितना चालाक निकला। मयंक मैडम ने यशवी मैडम से 2 लाख रुपए लिए कि मैडम विधि भाई बहन भाई है कि नहीं, तो आप मुझे 2 लाख रुपीस दे दीजिए। 2 लाख रुपए पहले तो इसने 2 साल परेशान रखा, 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010 तक के टाइम में इसने पैसा नहीं दिया, तो एक वो टाइम हो गया। फिर यशवी मैडम ने सूट फाइल किया, वो उस ड्यूरेशन में कुछ नहीं दिया। अब डिक्री भी पास हो गई, अब भी कह रहा है मक्कार इंसान नहीं दूंगा, पेमेंट करने में लेट कर रहा है, तो पैसे को यूज करूंगा उसको मैं दिल पे मत लेना। तो यहां पर है, मान लीजिए 1/1/2022 तक पेमेंट नहीं की, 1 साल इन्होंने पेमेंट पे कर दिया। तो ये दीज आर 3 पीरियड्स बिफोर यू, ये 3 आप पीरियड को कहेंगे कार्यकाल कह लीजिए आगे। इस दौरान के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेंगे। पहले का क्या है, रीजनेबल, दूसरे का क्या है, ये भी रीजनेबल में आएगा, या अभी बताएंगे इसमें क्या है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इसका कैपिंग फिक्स हो गई। फर्दर में देखिए, इसमें देखिए, पढ़िए इसको ढंग से देखिए। विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6%, यानी कि जो थर्ड पीरियड है, ये जो तीसरा पीरियड है ये वाला, यहां के लिए जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो कितना हुआ, 6%। इसको ऐसे समझिए, इन्होंने 3 पीरियड बताए, 1, 2, 3 पीरियड। नंबर एज अगर मैं 1 मान लीजिए, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 3 के लिए जो नंबर 3 का जो पीरियड है, दैट इज व्हाट डिक्री एंड पेमेंट। इसको द टर्म हैज बीन यूज्ड, व्हाट इज दैट, फर्दर इंटरेस्ट। फर्दर इंटरेस्ट जो थर्ड पीरियड है, इसके लिए इन्होंने क्या यूज किया टर्म, फर्दर इंटरेस्ट यूज किया गया है। समझे आप, देखिए ये जो है विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम। तो ये जो थर्ड पीरियड है, इसके लिए इन्होंने कैप लगा दी 6%। अब आप देखो, दोबारा पढ़ते हैं कि जो पहले 2 पीरियड हैं ये वाले, इनके लिए क्या रेट बताया इन्होंने,
1 और 2 के लिए क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है? दोबारा लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कर लीजिए। देखिए where and in so far as a decree is for the payment of money, ये तो समझ ही चुके हैं आप। the court may in the decree order interest at such rate, इस लाइन को पकड़ लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका। at such rate का मतलब क्या हुआ कि रेट फिक्स नहीं करा उन्होंने अभी यहां पर। at such rate as the court deems reasonable, such rate as the court deems reasonable, समझे आप? तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट हो गया। ये हुआ यहां पर डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन एडिशन to any interest adjudged on such principle for any period prior to the institution of the suit, तो यहां पर भी देखो आप कि यहां पर भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। यहां पर अगेन यहां पर क्या है फिर इन एडिशन, ये आपका आ गया डिस्क्रेशन अगेन, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यहां पर हो गया। और ये जो फर्दर इंटरेस्ट है यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम हो गया फर्दर इंटरेस्ट का 6% पर एनम। तो आई बिलीव कि आपको तीनों पीरियड समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कौन सी डिग्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कौन से सेक्शन में है। अब मुझे बताइए आपको बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। प्रोवाइडेड दैट वेयर the liability in relation to the sum so adjudged had arisen out of commercial transaction, please highlight कर लीजिए। liability in relation to the sum so adjudged had arisen out of a commercial transaction, जब ये liability कैसे आई है, जब ये if this liability is arising out of commercial transaction, तो देखिए लैंग्वेज को देखना। The rate of such further interest, क्या यूज किया उन्होंने, रेट ऑफ सच फर्दर इंटरेस्ट। तो फर्दर इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी वाला रेट है, थर्ड कैटेगरी के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था इसको डोंट फॉरगेट दिस, इसका नाम लिखा है इन्होंने, थर्ड पीरियड का नाम लिखा है फर्दर इंटरेस्ट। तो फर्दर इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट टू बी गिवन ऑन द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट। कर लेंगे आप? अच्छा जी, यहां आगे बढ़ जाइए, इसमें आगे फर्दर इंटरेस्ट दिस मे एक्सीड 6%। तो इन केस ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस द रेट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट मे एक्सीड 6% पर एनम एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। समझ में आया नहीं आई बात, बताइए अब ये वाली बात यहां तक। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। बट शैल नोट, यानी कि मे एक्सीड 6%, बट shall not exceed the contractual rate of interest, समझिए ये बात। अब ये बात कहाँ आ गई बात कि सेक्शन 34 की लास्ट लाइन, ये साहब क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम दिया है इन्होंने फर्दर इंटरेस्ट के बारे में। क्या बताया इन्होंने कि पहले था अपर सीलिंग 6% की, 6% पर एनम, बट द ट्रांजैक्शन इन केस द ट्रांजैक्शन इज कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, इन दैट केस द लॉ सेज दैट rate of interest can be higher than the 6%. But even in that case, if there is any contractual rate of interest,
कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल, देन 6% से ऊपर तो जा सकते हो, बट अगेन ये सीलिंग रहेगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रेट से ऊपर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मयंक वर्मा जी ने ये कहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई विल गिव यू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दैट केस अगर 10% कॉन्ट्रैक्ट रेट हो, पहले से एग्रीड हो पार्टी के मध्य कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10% होगा, उस केस में कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है 6% से भी, लेकिन 10% से ऊपर तब भी नहीं जा सकते। तो इन बिटवीन इट कैन बी रेज्ड, मैक्सिमम कितना हो गया अब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट हो गया। बोलो ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब अगली लाइन पढ़िए, और वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट। अब मान लीजिए यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट हो ही ना, यहां पर तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट था तो आपने अपर सीलिंग बना ली, अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं हो, देन द रेट एट विच मनीज आर लेंट और एडवांस्ड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक इन रिलेशन टू कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अब ये रेट आएगा कि इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं है, इन दैट केस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देन यू विल गो टू द नेशनलाइज्ड बैंक, कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में, कौन से ट्रांजैक्शंस में, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में जिस रेट पर मनी एडवांस कर रहे हैं, मनी लोन दे रहे हैं, फिर उस रेट पर, उस रेट से फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एसबीआई उस समय 9% रेट दे रही है ना, तो जो मैक्सिमम एसबीआई, मान लीजिए ये लाइन एसबीआई की कर देते हैं, एसबीआई 9%, तो इन दैट केस in commercial transaction rate can exceed 6% but it shall not exceed 9%, because 9% की बात कब आएगी, नेशनलाइज्ड बैंक की बात कब आएगी, वो बात तब आएगी जब देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट, जब कॉन्ट्रैक्चुअल रेट डिसाइडेड नहीं है। इन दैट केस तो आप रेफरेंस देखेंगे फिर नेशनलाइज्ड बैंक का। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में rate of interest shall be determined on 2 parameters. Number 1, contractual, other is nationalized banks. तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कॉन्ट्रैक्चुअल रेट, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं है देन यू विल कम टू द सेकंड प्रायोरिटी एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द नेशनलाइज्ड बैंक रेट। अब मुझे बताइए कौन साहब हैं जिनको समझ में नहीं आया। अब अगली बात समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पर आ जाइए। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, इन दिस सबसेक्शन नेशनलाइज्ड बैंक की बात करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, बस इतना कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन 1 डील्स विद द मीनिंग ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। कम टू द एक्सप्लेनेशन सेकंड, इसमें बात करते हैं For the purpose of this section, transaction is a commercial transaction. Commercial transaction कब कहा जाएगा? If it is connected with the industry, trade or business of the party incurring the liability. This is the prelims question again. So, when we are talking about the commercial transaction, in that case you will have to determine the meaning of the commercial transaction. कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग कौन सा होगा कि अगर जो पार्टी कौन सी है, जो पार्टी लायबिलिटी इंक्योर कर रही है, जो पार्टी लोन ले रही है, जिसने अपने ऊपर दायित्व लिया है, अगर वह वो जो लोन है द लायबिलिटी इज कनेक्टेड विद व्हाट, इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस। यानी कि अगर रेजिडेंशियल पर्पज इसके लिए है, पर्सनल पर्पज इससे लिया है, तो that shall not be considered to be the commercial loan, commercial transaction. But if the someone is incurring the liability for the industry, for running his industry, for running his trade, or for running his business, then the transaction shall be considered to be commercial transaction. और ये बात कहाँ लिखी है? CRPC के सेक्शन 84 में, या
CPC सेक्शन 34 एक्सप्लेनेशन सेकंड को, इसको इतना ही मान्युटली याद रखना आप लोग, समझे साहब? तो कर लेंगे आप लोग। ये हुआ आपके पास एक्सप्लेनेशन सेकंड। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेयर ए डिक्री इज साइलेंट, वेयर ए डिक्री इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट। आप जानते हैं ना फर्दर इंटरेस्ट कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है? वेयर ए डिक्री, ये इंटरेस्ट फर्दर इंटरेस्ट इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है इसकी, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई बिलीव कि अब आपको समझ में आ गया होगा। वेयर सच ए डिग्री इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू दी पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट, है ना, देन on such principle sum from the date of decree to the date of payment or earlier date the court shall deem to have refused such interest। ये क्या बला आ गई? अब मान लीजिए यशवी मैडम ने जो सूट फाइल किया था, डिक्री इनके फेवर में हो गई कि इनके द रुपीज 2 लाख शैल बी रिटर्न्ड टू यशवी मैडम along with the rate of interest so and so for the period of duration of the suit and also for the period prior to the institution of the suit। लेकिन यशवी मैडम अभी पढ़े जा रही हैं, उसको कई बार पढ़ लिया कि ये क्या हुआ कि 2 पीरियड तो का इंटरेस्ट तो मिले हैं कोर्ट ने, कोर्ट शायद भूल गई करना। कोर्ट हैड मेंशन्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट for this period, court has mentioned the rate of interest for 1 and 2, but there is no line for the further interest। तीसरे की कहां गई बात? तो आप यशवी मैडम बोल रही हैं आई शैल गो टू द कोर्ट एंड देयर में बी सम क्लरिकल मिस्टेक। तो यशवी मैडम प्लीज होल्ड ऑन, बिकॉज इफ द डिक्री इज साइलेंट ऑन दिस फर्दर इंटरेस्ट, अगर आपकी डिक्री में उस फर्दर इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया है तो इशारा समझिए, और इशारा क्या है? इशारा ये है द कोर्ट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज सच इंटरेस्ट, कि कोर्ट ने आपको वह ब्याज देने से मना कर दिया है। यू विल नॉट बी अवॉर्डेड द इंटरेस्ट ऑन दैट पीरियड, दैट फर्दर इंटरेस्ट शैल बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज्ड फ्रॉम यू। वो इंटरेस्ट आपको नहीं दिया गया है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, बताइए, हाँ है ना? एंड नाउ सो यशवी मैडम कहां मानने वाली हैं? ओके, ना द कोर्ट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज्ड, आई विल फाइल ए सेपरेट सूट फॉर दिस। मैं अपना मूल छोड़ सकती हूं, ब्याज नहीं छोड़ सकती। दादा को बेटा प्यारा ना हो, पोता ज्यादा प्यारा होता है। मूल आए ना आए, ब्याज आता रहना चाहिए, है कि नहीं है? तो यशवी मैडम का ही कहा, शी फाइल्ड ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ दैट फर्दर इंटरेस्ट। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, या मयंक वर्मा ने, डिफेंडेंट ने क्या कहा, द सेपरेट सूट देयरफॉर शैल नॉट लाई, दिस इज व्हाट, this is the suit is barred for this purposes, so you cannot file the separate suit for demanding or requesting for the further interest regarding which the decree is silent। so this is next point of your prelims कि whether a separate suit is maintainable or not। बोलो हाँ या ना? so रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना सब आप लोग। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 34। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।